हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, कल के वीडियो में हमने इस बारे में बात किया था कि किस तरीके से 2026 में मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और उसकी शुरुआत इस साल के अंत से ही हो सकती है। और हमने मेनली डोमेस्टिक रीजंस के बारे में बात किया था। हमने दो की रीजंस आपके साथ शेयर किए थे जिसकी वजह से बाज़ारों में गिरावट हो सकती है। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रीजंस के बारे में जानेंगे जो एक बड़ा रिस्क बनता हुआ जा रहा है मार्केट के लिए। और साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे कि 2026 की तैयारी अभी से कैसे करें, क्या वो एक्शंस लें अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि हम 26 में अगर गिरावट होती है तो उसका हमें कम से कम नुकसान हो और हम उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। इंटरनेशनल रीजंस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होती है? अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को देखेंगे तो वर्ल्ड में जितने बड़े भी क्रैशेस आए हैं, बड़े फॉल्स हमें मार्केट में देखने को मिले हैं, वो इंटरनेशनल रीजंस की वजह से ही देखने को मिले हैं। यूजुअली अगर डोमेस्टिक रीजंस होते हैं तो मार्केट थोड़ा बहुत 10-15% ऊपर नीचे होकर समझ जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल रीजंस होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया भर के मार्केट्स को कंट्रोल कौन करता है, कौन चलाता है? मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ कि एफआईआईज ही चलाते हैं। तो ये वर्ल्ड मार्केट जो है एफआईआईज के खिलौने हैं, और जब वो सेल करते हैं तो दुनिया भर में एक साथ करते हैं, और जब बाय करते हैं तो दुनिया भर में एक साथ करते हैं। इसीलिए वही मार्केट्स को चलाते हैं। और जब इन बड़े इवेंट्स होते हैं जिससे ग्लोबल मार्केट्स खतरे में आ जाते हैं, ऐसे में एफआईआईज क्या करते हैं, वो इक्विटी मार्केट्स जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई होती हैं, रिस्क बढ़ जाता है, वहाँ से पैसे को निकाल कर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स खास करके बॉन्ड मार्केट में जाते हैं। और बॉन्ड मार्केट ही सबसे बड़ा स्रोत होता है पूंजी का, कैपिटल का। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पर होता है, उसके सामने इक्विटी मार्केट कुछ भी नहीं है। तो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुल मार्केट में बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाल कर इक्विटी मार्केट में लाते हैं, और जब वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो यहाँ से पैसे को निकाल कर वापस बॉन्ड मार्केट में ले जाते हैं, जो कि पैसे का असली घर है। तो अगर हम इस वक्त इंटरनेशनल रिस्क की बात करें, खास करके यूएस मार्केट्स की बात करें, क्योंकि वही सभी मार्केट्स का मदर है या फादर है, जो भी आप कह लें, वहाँ क्या रिस्क हैं। तो पहला जो रिस्क है यूएस मार्केट्स को अगर आप देखें तो वो डेंजरसली ओवर वैल्यूड है। आज अगर आप किसी से भी बात करेंगे, हर कोई यूएस मार्केट्स में बुलिश है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये यूएस मार्केट्स में बुलिशनेस क्यों है? क्या वहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है? क्या वहाँ की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है? अगर आप मार्केट्स, यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो 5 स्टॉक्स करीब 28% का वेट कमांड करते हैं, और ये सारे टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं। और 8 स्टॉक्स जो हैं वो सारे के सारे एआई के हैं। मैं S&P 500 की बात कर रहा हूँ। तो क्लियरली वहाँ पर एक बड़ा पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। सारा का सारा पैसा, वैल्यू चंद स्टॉक्स के ऊपर ही लगा हुआ है। अगर वो 10 स्टॉक गिर जाएं, पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। अब आज के डेट में हम कह सकते हैं कि शायद इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही चाइना ने डीप सीक बना दिया। ओके, अचानक से वो लेकर आए डीप सीक, और हमने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में, यूएस के एआई स्टॉक्स में फॉल शुरू हो गया। हालांकि सिचुएशन संभल गई। ये कहा गया कि वो इतना पावरफुल नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि फ्यूचर में एक सरप्राइज नहीं आएगा? देखिए, ये जो टेक इंडस्ट्री होती है ना, ये ब्रिक एंड मोर्टार टाइप की इंडस्ट्री नहीं होती है। एक टेक इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप और नेट कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दिमाग, एक लैपटॉप और एक वाईफाई। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो कल कोई भी कुछ भी बना सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर ये पंप कर रहे हैं, और आज भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू का हिसाब किताब नहीं है। कितना रेवेन्यू आएगा, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कितनी जॉब्स जनरेट कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं।
सब कुछ इस वक्त हवाबाजी में चल रहा है। कुछ कुछ ये हमें 2000 के डॉट कॉम बबल की याद दिलाता है। उस वक्त जो डॉट कॉम में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज वे डॉट कॉम कंपनीज, तो काफ़ी सारी कंपनीज की वजह से वहाँ पर जो है इस तरीके का बबल बन रहा था। आज हैंडफुल ऑफ कंपनीज, यानी कि आज की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई है। दूसरा जो बड़ा रिस्क बन के उभर रहा है वो है यूएस का डेट। अगर आप देखें इस वक्त यूएस का डेट 37 ट्रिलियन डॉलर्स का बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद बहुत बड़ी रकम नहीं है यूएस टाइप की कंट्री के लिए। मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कि ये कितनी बड़ी रकम है। अगर आप रोज़ $1 मिलियन सेव करेंगे तो आपको 1000 साल लगेंगे 37 ट्रिलियन जुटाने में। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी उनकी नेशनल डेट बन गया और एक टाइम बॉम्ब की तरह बढ़ता जा रहा है लगातार। और अब बार बार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से यूएस में ये संकट आ रहा है कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। और इसी वजह से इतना एग्रेसिवली ट्रम्प जो है टैरिफ्स और ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार के खजाने में आए। और इस सब की वजह से उनके फाइनेंशियल सिस्टम पे स्ट्रेस बनता जा रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के नोशनल लॉस बढ़ते जा रहे हैं और अब धीरे धीरे उस पर हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी 1-2 साल पहले ही हमने देखा कि वहाँ के 2-3 बैंक्स कोलैप्स हो गए, क्योंकि उनका डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो उनका नोशनल लॉस है बॉन्ड्स में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें बैंकरप्ट होना पड़ा। अब रिसेंटली अभी मैं आपको 1-2 दिन पुरानी खबर बताता हूँ कि यूएस की एक बहुत बड़ी सब प्राइम ऑटो लेंडर कंपनी थी, ट्राई कलर होल्डिंग्स। सब प्राइम यानी कि वो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है उनको लोन दिया करती थी। कुछ कुछ 2007 से पहले की सिचुएशन को ये बता रहा है। उनका $10 बिलियन का लोन डूब गया और जिस कंपनी को लोन दिया था, आई थिंक इट वाज फर्स्ट ब्रांड, वो भी डूब गई। यानी कि जिसने लोन दिया वो भी डूब गई और जिसने लोन लिया वो भी डूब गया। $10 बिलियन डूब गया। अब इसमें जो डरने वाली बात क्या है कि कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे कि उनकी जो रेटिंग थी वो AAA थी, यानी कि सेफेस्ट। तो कैसे अचानक से कुछ ही दिनों में सब मामला बदल गया। सेम कहानी हमें 2007-8 में भी देखने को मिली थी। कोलैप्स से पहले ये कहा जा रहा था सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अचानक से वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स हमारे इंडियन मार्केट में भी दिख रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन क्या होता है ना, बड़ी बीमारी की शुरुआत जब होती है ना, उसके साइन हमेशा छोटे होते हैं। तो ये भी वहाँ पर एक टाइम बम की तरह टिक 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 कर रहा है। आपको याद होगा ट्रम्प ने ये कहा था कि अब जो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो उसे बंद करेंगे और 6 मंथली होंगे या 1 ईयर होगा। तो एक्चुअल सिचुएशन आपको सब समझ में ही नहीं आएगी और उनको यही डर लग रहा है कि हर क्वार्टर अगर रिजल्ट दिखाएंगे तो सिचुएशन सबको दिख जाएगी और पता चलेगा कि वो इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा रिस्क वहाँ पर बन के उभरता जा रहा है। साथ ही जो स्टैगफ्लेशन का रिस्क है वो यूएस में लगातार बना हुआ है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्टैगफ्लेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो इन्फ्लेशन की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसा इतना ज़िद्दी होता है कि इसे आप आसानी से हटा नहीं सकते। तो स्टैगफ्लेशन यानी कि प्राइजेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और आपकी जॉबलेसनेस हो रही है, यानी कि जॉब्स ज़्यादा नहीं है। तो अगर एक को फिक्स करेंगे तो दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरी को फिक्स करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ढीठ होता है ये प्रॉब्लम और बहुत मुश्किल होता है सॉल्व करने के लिए। तो इंटरनेशनल सिचुएशन भी हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है। जो हमें एक होप थी कि वहाँ का पैसा हमारे यहाँ आ जाएगा, वो भी आने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ बॉन्ड मार्केट में वापस जाएगा और जा भी रहा है। और जब तक हम अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पर हाई ग्रोथ नहीं आएगी हमारी इकॉनमी में और जो हमारी कंपनीज में, तब तक वो पैसा यहाँ पर नहीं आएगा। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज।
ये है 2021 का पोर्टफोलियो और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिजाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब आइए बात करते हैं कि ऐसे में हमें करना क्या है एज एन इन्वेस्टर, एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ 5 चीज़ें शेयर की थी कि हमें करना है और आज मैं कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो कल हमने 5 चीज़ें क्या शेयर की थी कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को जाके देखिए, उसमें से जो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं उसे बिना सोचे समझे एग्जिट करिए, ओके, क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है और जब मार्केट गिरेंगे तो इन कंपनीज को सबसे ज़्यादा पनिश किया जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने जो कही थी कि अगर आपके कंपनी का, आपके स्टॉक का पीई उसके ग्रोथ रेट इनटू 2.5 से ज़्यादा है तो ये या तो एग्जिट कैंडिडेट है या इसमें कम से कम रिड्यूस करिए। थर्ड मैंने कहा था कि आपके स्टॉक का बाय प्राइस को आप देखिए और उसके वैल्यूएशन को पता करने की कोशिश करिए। अगर आपका बाय प्राइस 20% वैल्यूएशन से ऊपर है तो वहाँ पर रिड्यूस करिए या एग्जिट करिए। यानी कि अगर वैल्यू 100 रुपये है स्टॉक की, आपका बाई प्राइस 120 है तो आपने 120% महंगा खरीदा तो वहाँ पर रिड्यूस करिए या एग्जिट करिए। साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जल्दी सेल आएगी, अगले साल भी सेल आएगी, तो एक कैश रिजर्व बना के रखिए। और पांचवा चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं वहाँ पर थोड़ा एक्सपोजर को कम करिए। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे ना, पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ गया। जो नए इन्वेस्टर आए ना मार्केट में, वो सिप विप करके सबसे ज़्यादा वहाँ पर पैसा गया। और इनमें पिछले 1 साल में अगर उन्होंने लगाया होगा तो हाई चांस है कि वो लॉस में होंगे। क्यों? क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के ज़्यादातर स्टॉक्स रेड में है, 60 to 70% रेड में है और दोनों इंडेक्स भी डाउन है, ओके। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में 50,000 से थोड़ा ज़्यादा का इन्फ्लोज है दोनों में। लार्ज कैप में सिर्फ 28,000 है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो लेट कमर्स रिटेल हैं वो मार्केट में घुसे हैं पिछले 1 साल में और उनका प्रेफरेंस स्मॉल कैप और मिड कैप है और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी पिछले दिनों आए। तो उन्हें लग रहा है कि हम दोबारा ये रिटर्न कमा लेंगे, तो वहाँ पर भी एक सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती जा रही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि रिड्यूस करने का सोचिए, क्योंकि 60% कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग, तो बहुत कम चांस है कि वो इतनी जल्दी आपको रिटर्न्स देंगे। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो का कंपोजिशन कैसे रखना चाहिए। तो मैं आपसे एक अपना व्यू शेयर करूंगा कि किस तरीके का पोर्टफोलियो हमें बनाकर रखना चाहिए, किस किस सेक्टर के स्टॉक्स रखने चाहिए। तो जो हम फॉलो करते हैं, हम लगभग वही आपको शेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारा सजेशन ये है या व्यू ये है कि हेल्थ केयर और फार्मा में आपका एक्सपोजर 40% होना चाहिए। हेल्थ केयर में हमारा प्रेफरेंस आप जानते हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स की हम ज़्यादातर बात करते हैं। जितना भी भर सकते हैं सही प्राइस पर भर लें, यानी कि अगर अभी महंगा है थोड़ा लें, जब गिरेगा और लें। तो हेल्थ केयर पर ज़्यादा रखना है तो हेल्थ केयर फार्मा 40%। अब फार्मा इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है।
और डर भी लग रहा है कहीं हमने गलत स्टॉक पे ना लगा लिया हो, कहीं यूएस वहाँ पर एक्शन ना ले ले। तो देखिए फार्मा जो होता है वो कई तरीके के फार्मा स्टॉक्स होते हैं, सारा फार्मा एक जैसा नहीं होता है। तो उसमें जैसे जो इनोवेटर कैटेगरी एक होती है, जेनरिक्स के भी 3 कैटेगरी होती है, तो प्लेन जेनरिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स एंड कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स। इसके बाद आता है बायोसिमिलर आता है, इसके बाद आता है CRDMO और फिर API। तो आपको देखना है कि किस टाइप का आपका फार्मा का स्टॉक है। अब इसमें हम क्या सजेस्ट करते हैं, आप ऐसी कंपनी को पे पैसे लगाइए फार्मा में जो मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। हमारी प्रेफर्ड सेगमेंट्स कौन सी हैं फार्मा की, जो हैं ब्रांडेड जेनरिक्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स एंड CRDMO। इन कम से कम इन दोनों में, तीनों में से 2 में आपकी कंपनी काम करती हो तभी उसमें ज़्यादा रखें, बाकी में एक्सपोजर को थोड़ा कम कर दें। और ध्यान रहे कि ऐसी कंपनी पर ही पैसा लगाएं फार्मा में जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर ना हो, यानी कि उनका इंडियन मार्केट भी साइजेबल हो, ऐसी कंपनी में लगाएं। तो आप एक्सटर्नल फैक्टर से थोड़ा कवर्ड रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दवाई का बिजनेस तो कम नहीं होने वाला, एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे देश में जो बेच रहा है वो तो बेचता रहेगा। तो ऐसी कंपनीज पे लगाएं। तो हेल्थ केयर और फार्मा में 40% हमें लगाना है, ज़्यादा फोकस हमें हॉस्पिटल सेक्टर्स पे करना है। इसके बाद आता है ऑटो कंपोनेंट, दोनों को अगर जोड़ लें वहाँ से आपको अच्छी अच्छी कंपनीज को पिक करना है। 10 से 15% का हमें रखना है। FMCG, इस सेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एक एवरग्रीन सेक्टर है। बेशक अभी ये प्रॉब्लम के दौर से गुजर रहा है, इनफैक्ट ये हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि हम सस्ते रेट पे माल उठा सकें। 10% FMCG के आसपास रखना है। कैपिटल गुड्स में आपके इंफ्रा आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, पावर आ जाता है, कई सारे सेगमेंट्स आते हैं। इसमें भी आप 15 से 20% का रख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, सरकार के फंड्स पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। तो बहुत सोच समझ के लगाना है, देखना है कि इनकी पाइपलाइन कैसी है और क्या वो ऐसे सेक्टर पे काम कर रहे हैं जहाँ पर ग्रोथ हो रही है और आने वाले 3 सालों में ग्रोथ रहेगी। और अदर्स में 20%, यानी कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं हर सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स, प्रॉफिट मेकिंग, डिविडेंड पेइंग और जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हेल्थ केयर प्लस फार्मा 40%, ऑटो 10%, FMCG 10%, कैपिटल गुड्स 20%, अदर्स 20%। तो ये हो गया आपका 100%। ओके, इसके अलावा कुछ सो कॉल्ड हॉट सेक्टर्स मार्केट में चलते हैं, हमेशा कोई ना कोई कहानी बना के इन्वेस्टर्स को छेपी जाती है। तो डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, EV, इस तरीके की बहुत सी कहानियां बनाई जाएंगी। AI स्टॉक्स, भाई AI, ये स्टॉक तो AI की स्टॉक है। भैया इंडिया में कहाँ AI में काम हो रहा है, कोई मुझे बता दे यार, हम भी जाकर उनसे सीखेंगे कुछ। तो ये सब जो है ना, ये हवाबाजी वाले सेक्टर हैं, ये फ्यूचर की स्टोरी है, अगले 5-7 साल बाद की स्टोरीज हैं। अभी ये प्रूवन नहीं है, क्या आगे जाकर उनका Hush.com की तरह होगा, वी डोंट नो येट। तो आपको अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए, इन सेक्टर्स में अगर आप लगा रहे हैं बहुत सोच समझ के स्टडी करके लगाइए, सिर्फ नाम पे मत लगाइए और छोटा एक्सपोजर रखिए ताकि अगर जाए भी तो कम ही जाए। और ये कंपनीज में आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि आपको सस्ती तो मिलेंगी नहीं, जितनी उनकी प्राइस होनी चाहिए उससे डबल से ज़्यादा के प्राइस पर मिलेंगी। तो आप 100 रुपये की चीज़ 200-250 में खरीदेंगे, जबकि वो प्रूवन भी नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कि कैसे हम आगे प्रोसीड करें। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं। तो मार्केट में हमें आज क्या देखने को मिला, तो जैसे कि मैंने कहा आज 9th कंसेक्यूटिव डे है रेड कैंडल का। और कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में 1 से 2 दिन के अंदर एक राइज हमें देखने को मिल सकता है, एक बाउंस देखने को मिल सकता है, हालांकि वो सस्टेन नहीं करेगा। आज बाउंस लेने की कोशिश किया, काफ़ी देर तक ग्रीन में रहा, कोशिश बहुत किया, लेकिन आज वो सस्टेन नहीं हुआ और रेड में हमें वापस से मार्केट देखने को मिला। अब आगे क्या होगा इसके बारे में बात करने से पहले आइए थोड़ा हम मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो डेटा आज 30 सितंबर है
और आज एक्सपायरी का दिन भी है और मार्केट्स 24,611 पे क्लोज हुआ, 24 पॉइंट डाउन रहा। आप देख सकते हैं 9th कंसेक्यूटिव डे है रेड कैंडल का। और कॉल आई हुई पुट आई हुई में थोड़ी सी बढ़त देखने को हमें मिली है पिछले कई दिनों के कंपैरिजन में। पुट कॉल रेशियो, दिस इज इंटरेस्टिंग, कल के दिन हमें राइज देखने को मिला था, आज फिर राइज देखने को मिला। हमने आपसे कहा था कि जब भी वो 0.65 के आसपास पहुंच जाए तो वहां पे सस्टेन नहीं करता है, उसके बाद पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिलता ही मिलता है यूजुअली। ओके, तो हमने वही देखा कि 0.63 से कल 0.74 हुआ, आज 0.85 हो गया। विक्स वंस अगेन रेंज पर है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लगातार मार्केट्स गिरे जा रहे हैं लेकिन विक्स नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं कल कह रहा था कि ये काम एंड कैलकुलेटेड टाइप की सेलिंग है, कोई नॉर्मल सेलिंग नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आज तो एक्सपायरी हो गई, तो हम करंट मंथ अब नेक्स्ट मंथ का कर देंगे, यानी कि अक्टूबर हमारा करंट मंथ बन गया है। तो जैसा कि होता है रोल ओवर्स होते हैं, तो 43,000 आज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और नवंबर का अभी बात करके फ़ायदा नहीं है, तो अच्छे खासे रोल ओवर्स हुए हैं, यानी कि जो भी शॉर्ट पोजीशंस होंगे वो कैरी किए गए। अगर हम प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम नेक्स्ट मंथ का यानी कि अक्टूबर का कल को 190 था, आज 176 है, तो ड्रॉप देखने को मिला है। और जो उसके बाद अगर हम देखें तो नवंबर में भी हमें मोटा मोटा ठीक है, 314 इज ए गुड प्रीमियम। ओके, अब टर्नओवर आज फिर हाई रहा। कल के दिन आप देखिए 1.33 लाख करोड़ का टर्नओवर था, आज भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। 2 दिन से इतना हाई टर्नओवर बन रहा है और मार्केट्स नीचे जा रहे हैं। तो अक्सर मैं कहता हूँ मार्केट जब नीचे जा रहा है, हाई टर्नओवर है, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल, तो एक बाउंस की सीन बन रहा है। ओके, एडवांस डिक्लाइन रेशियो मोटा मोटा ठीक है। और अगर एफआई की शॉर्ट पोजीशंस को देखें तो कल फिर उन्होंने बढ़ाई है, यानी कि लॉन्ग टर्म में एफआई का व्यूज अभी भी बेरिश है। कैश मार्केट में तो वो सेल कर रहे हैं, यहाँ भी अपने शॉर्ट्स को कट नहीं कर रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि अगले 2 से 3 दिन में मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, जैसा मैंने कहा, कल से मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगले 2 दिनों में, यानी कि कल, आज का दिन और कल का दिन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बाउंस आएगा। आज बाउंस आया, सस्टेन नहीं हुआ, कोशिश किया, आज का दिन हमें जाने देना चाहिए क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में बड़े बड़े धुरंधर निकलते हैं और अपने अपने वो बाण वाण चलाते हैं, तो आज का दिन हम छोड़ देते हैं। कल हमारा लास्ट होप है। अगर कल मार्केट ग्रीन में आया तो हम मानेंगे कि एक बाउंस की शुरुआत हो गई है। ओके, हमारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि बाउंस की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि जो हमने शॉर्ट्स क्रिएट किए थे 25,330 के लेवल में, यानी कि अभी करीब करीब आप देखिए तो 700 पॉइंट कम से कम हमें मिल रहा होगा इस वक्त, बिकॉज वी आर एट 24,600। तो इतना प्रॉफिट आई थिंक सफिशिएंट है। अच्छा मूव दिया मार्केट ने, हम थोड़े लकी भी रहे, तो अब हमें अपनी पूरी की पूरी पोजीशंस को क्लोज कर देना चाहिए। अब ये बाउंस देगा, आएगा नहीं आएगा देखते हैं, आएगा तो हम फिर अप्रोप्रिएट लेवल पर फिर से शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।